जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का एक और मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है, 2 कर दिए हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिएगा। आज मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें सारे प्रश्न एनसीईआरटी लेवल के मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं साइंस का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों पहला प्रश्न, दोस्तों मैं बता दूं इस मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। तो 30 क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूं। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 30 तक 30 प्रश्न है इसमें। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है? दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वा क्षेत्र है इसकी तीव्रता किस जगह अधिकतम होती है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। अच्छा क्यों होती है दोस्तों? दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है। देखो पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ये आपको पता है। पृथ्वी कैसी है? थोड़ी चपटी है। और चपटी का मतलब यह है कि ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है अपने मार्ग में, मतलब अपने जो इसका पथ है वो कैसा है? इसका दीर्घवृत्ताकार पथ है, कुछ इस तरह का, जैसी शेप मैंने बनाई है कुछ इस तरह का। अब ये मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी को 2 भागों में काटती है आपकी एक रेखा जिसका नाम है भूमध्य रेखा। अगर आप देखें तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू ध्रुवीय व्यास के। ध्रुवीय व्यास ये इतना है आपका और ये भूमध्य व्यास इतना है। अब आपने पढ़ा है कि जो जी बराबर होता है, जी और त्रिज्या में उल्टा अनुपात होता है, मतलब ग्रेविटी और जो रेडियस होती है उसमें उल्टा अनुपात है। अगर आप देखें ध्रुवों ध्रुवों के पास त्रिज्या कम होती है, तो ये ध्रुवों के पास त्रिज्या कम, अगर त्रिज्या कम तो जी का मान क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि त्रिज्या और ग्रेविटी में उल्टा रिलेशन है। यहाँ पे आप देखें भूमध्य वाला, तो यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा, मतलब त्रिज्या क्या है? ज़्यादा है, तो जी का मान क्या होगा? जी का मान कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान ज़्यादा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है और भूमध्य रेखा पर ये त्रिज्या ज़्यादा होती है, इसलिए जी का मान कम हो जाता है। सूत्र आप ऐसे ही याद रखेंगे, जी का जो संबंध है त्रिज्या में वो ये होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, ये भी आप याद रखना। 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 2, ईंट के बने मकान की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों जो कच्चे मिट्टी के मकान होते हैं वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका सिंपल सा कारण है क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होती है। मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है, साथ साथ जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची मिट्टी गर्म हो जाती है। इसी के कारण जो है वो क्या है, ये जो ग्रीष्मकाल में मकान है कच्ची ईंट के ठंडे होते हैं और शीतकाल में ये गर्म होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जल वाष्पन के कारण गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची मिट्टी गर्म हो जाती है और इसीलिए ईंट से बने मकान की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे होते हैं और शीतकाल में ये गर्म होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, क्या कहा गया? समुद्र के जल को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? दोस्तों समुद्र का जल जो हम शुद्ध करते हैं वो किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं? दोस्तों अगर मैं बताऊं, जो समुद्र का जल होता है इसको हम शुद्ध करते हैं आसवन की विधि द्वारा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आसवन की विधि द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। दोस्तों आसवन क्या है? आसवन जल शुद्धिकरण की एक भौतिक विधि है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है आसवन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? आसवन का मतलब है कि क्वथनांक के आधार पर जल में मिश्रित जो जो अशुद्धि है उसको अलग करना, वो है आपका आसवन। आसवन में हम क्या लेंगे? देखो एक तो जो अशुद्धि घुली हुई है उसका क्वथनांक कुछ अलग होगा और जल का क्वथनांक अलग होगा। अब आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो ये उबल जाएगा, उबलने के बाद में इसकी भाप बन जाएगी और भाप को हम ठंडा करके जल प्राप्त कर लेंगे, तो जल हमें प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो अशुद्धि बची वो अशुद्धि रह जाएगी उस बीकर में जहाँ जिसमें आपने जल को लिया था। तो आसवन की विधि द्वारा हम समुद्र के जल को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। ये याद रखना, आसवन क्वथनांक के आधार पर जल में मिश्रित जो द्रव है उसको अलग अलग करता है। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ लिखा गया समुद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन कहाँ पर है, दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा की राजधानी पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। पणजी ये गोवा की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, भारत की ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें लक्षद्वीप को भी शामिल कर लूँ मैं और इसमें अंडमान को भी शामिल कर लूँ तो ये बन जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, आसवन की विधि द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं दोस्तों। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ अपने अंदर से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं और इन पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ये अपने मार्ग में आने वाली बाधा, अपने शिकार आदि का पता लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक डायग्राम देखें, ये चमगादड़ है आपकी और ये चमगादड़ अपने अंदर से कौन सी तरंगे निकाल रही है पराश्रव्य तरंगे। अब जैसे ही इनके मार्ग में कोई रुकावट आती है या इनके सामने कोई चीज़ आती है, ये तरंगे इससे टकराकर वापस हो जाती हैं। अब इन चमगादड़ों के शरीर में ऐसे रडार सेंसर पाए जाते हैं जो रिफ्लेक्ट हुई जो वेव है, जो तरंग इन्होंने छोड़ी थी, जब वो परावर्तित होकर इनके पास आती है तो ये उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो इनकी बॉडी में रडार सेंसर पाए जाते हैं चमगादड़ की बॉडी में। तो आप याद रखना, चमगादड़ रात में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं और पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ये अपने मार्ग का पता, अपने शिकार का पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों क्या चमगादड़ पक्षी है, तो याद रखना चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, ये आप याद रखना। चमगादड़ बच्चे पैदा करता है, मतलब ये बीबी पैरस है। चमगादड़ बीबी पैरस है, ना कि ओबी पैरस। क्लियर हुआ। प्रश्न की ओर लौटते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, चमगादड़ जो होता है ये किस कारण रात में उड़ते हैं, क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि बल्ब के अंदर जो धुंधला धब्बा बनता है उसका कारण ये है कि टंगस्टन की जो तंतु होती है, जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसका बाष्पीकरण हो जाता है और बाष्पीकरण होने के कारण वहाँ उस पर क्या बन जाता है, एक धब्बा बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टंगस्टन का बाष्पीकरण बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, वो तो होता है टंगस्टन का। इतना तो आपको याद हुआ। अच्छा, विद्युत बल्ब बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, विद्युत बल्ब बनाने में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। ये याद रखना, विद्युत बल्ब बनाने में किसका प्रयोग होता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। और फ्लिंट कांच ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का कांच फ्लिंट कांच का बना होता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, तो बताइए निम्नलिखित में से क्या घटना घटित होगी दोस्तों। द्रव्यमान क्या है दोनों पत्थरों का द्रव्यमान समान है, एक का m1 है और एक का m2 है, ये दोनों द्रव्यमान बराबर है। अगर दो असमान द्रव्यमान वाले पत्थरों को हमने मतलब असमान द्रव्यमान है, एक का m1 है एक का m2 है, दो असमान द्रव्यमान वाले पत्थरों को यदि आप ऊपर की ओर फेंकें तो दोनों बराबर ऊंचाई पर जाएंगे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, दोनों बराबर ऊंचाई पर जाएंगे। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्रेविटी का मान
द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये आप याद रखना, जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की, ये द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, द्रव्यमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, भार का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों जो पत्थर हैं असमान द्रव्यमान वाले, वो समान ऊंचाई पर जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे, 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों, यदि कोई बर्फ या पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे और बर्फ के पानी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात क्योंकि ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जवाब होगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, ये पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80, बर्फ की गुप्त ऊष्मा ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्या 8, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या स्थिति होगी? दोस्तों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठता है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, थोड़ा ऊपर उठेगा। अच्छा, क्यों उठेगा? दोस्तों, मैं बात करूं नदी और समुद्र के बारे में, तो समुद्र के पानी में लवणता ज़्यादा होती है, और लवणता ज़्यादा होने के कारण समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, और पानी के घनत्व ज़्यादा होने के कारण जब जहाज नदी से कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, तो वो थोड़ा ऊपर उठेगा, क्योंकि घनत्व समुद्र के जल का ज़्यादा होता है कंपेयर टू नदी के पानी। नदी के पानी के मुकाबले में समुद्र के पानी की लवणता ज़्यादा होने के कारण उसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें भेजने वाला वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें भेजने वाला, मतलब कहने का मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश है, प्रकाश तरंग, एक्स तरंग है आपकी, एक्स तरंग, एक्स वेव, और आपका रेडियो तरंग है, और ये सब जो है वो आपकी कैसी है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम, कोई माध्यम चाहिए ही नहीं, ये बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है, निर्वात में चल सकती है ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया गया था। एडिशन बल्ब का आविष्कार क्या था? और जे.एल. बेडर लिखा गया है, इसने टेलीविजन बनाई थी। कभी क्वेश्चन आए कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 10, क्या कहा गया? क्यूरी ताप क्या है? दोस्तों, क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिस पर कोई पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है। तो क्यूरी ताप क्या है? वह ताप बिंदु या जिससे अधिक ताप होने पर किसी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, उसे बोलेंगे क्यूरी ताप। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए, धातु का चुंबकीय गुण जिस ताप पर खत्म हो जाता है उसको क्यूरी ताप कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो ये आप इसको आप ऐसे याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। लोहे का क्यूरी ताप होता है 1043 केल्विन, 1043 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो ये बैठता है लगभग 770 डिग्री सेल्सियस, ये लोहे का क्यूरी ताप होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? दोस्तों, ध्वनि के कुछ तीव्रता के मात्रक लिखे गए हैं और हमें बताना है कि कौन सी ध्वनि किस में होती है। अगर मैं बात करूं साधारण बातचीत, दोस्तों साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल की होती है। जोर से बात करोगे आप तो जोर से बात करने में 50 से 60 के बीच में होती है। ट्रैक्टर ट्राली, इसका शोर आपको अच्छा नहीं लगता तो ये 90 से 100 होती है। और मिसाइल की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो 180 डेसिबल होती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो साधारण बातचीत में 30 से 40, जोर से बातचीत 50 से 60, ट्रैक्टर ट्रॉली तो इसमें आएगा आपका 90 से 100, और मिसाइल 180। तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है दोस्तों? ये बनेगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ देखो ऑप्शन सी, यानी कि 4, 1,
3, 2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। और ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड। इसको 31 भी मानते हैं तो ये आप याद रखना 330 मीटर पर सेकंड ये होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यह है आपका बुध। बुध जिसको आप क्या बोलते हैं? मरकरी। बुध को मरकरी भी कहा जाता है। तो ये सूर्य के निकटतम सबसे ग्रह माना गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप एक पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक आपका मरकरी, मरकरी के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। तो ये सही क्रम है आपका, आप ऐसे याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल में मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? वो है आपके शनि के, सैटर्न के। और शनि के हैं 82 उपग्रह, ये भी आप याद रखें। पृथ्वी का तो एक ही है, वो है आपका चंद्रमा। मार्स की बात करूँ तो मार्स के 2 हैं, डीमोस और फोबोस। डीमोस व फोबोस, ये आप याद रखना, ये मार्स के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह वो है आपका बुध। अच्छा सूर्य के अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोस्तों सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के कारण। ये भी आप याद रखना, सूर्य में लगातार ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण बनती है। और सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि स्थिर वेग से कोई गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो क्या होगा? दोस्तों यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी है और कोई बालक गेंद को वायु में उछाल रहा है तो गेंद सीधे उसके हाथ में गिरेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, सीधे उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण, फ्रिक्शन कोण मतलब घर्षण कोण और रिपोज कोण का संबंध बताना क्या होता है? दोस्तों फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समान होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रिक्शन कोण अर्थात टेन थीटा बराबर होता है फ्रिक्शन कोण अपॉन रिपोज एंगल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण का मान समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? दोस्तों जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ के दौरान उसका गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पैरों के आगे होता है, बिल्कुल इसका सही जवाब है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में थकान या खिंचाव किस अम्ल के कारण होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मांसपेशियों में जो इंजरी होती है वो किन से अम्ल के कारण होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें, दोस्तों दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है ये हमें बताना है। तो दूध जो होता है दोस्तों एक ऐसा कोलाइड सिस्टम है जिसमें वसा को पानी में परिक्षिप्त किया जाता है। ऑप्शन सी, वसा को पानी में परिक्षिप्त किया जाता है। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है। और दोस्तों दूध को क्या बोलते हैं हम? दूध किस प्रकार का कोलाइड है? ये इमल्सन है, मतलब पायस है। याद रखना, ये आता है एग्जाम में कि दूध क्या है? दूध एक पायस होता है, इमल्सन होता है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दोस्तों दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज शुगर पाई जाती है दूध में। और जो दूध होता है इसमें सबसे बड़ा घटक किसका होता है? दोस्तों दूध में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा घटक है जल का। और जल कितने प्रतिशत होता है दोस्तों दूध में? वो होता है लगभग 87% जल होता है, बाकी फैट होती है, ये भी आप याद रखें। अच्छा दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन दूध का पाचन करने वाला एंजाइम है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, वर्गीज कुरियन का जन्मदिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? दोस्तों गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना, उसको बोलेंगे हम गैल्वेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब लोहे पर जंग लगता है तो जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है और
जो लोहा होता है वो खोखला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। और ये जो मतलब जंग होती है ये फेरिक ऑक्साइड होता है। जंग क्या होती है दोस्तों? जंग फेरिक ऑक्साइड होता है, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। मतलब सी, कार्बन की बात हो रही है, 6 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? दोस्तों परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है। अगर किसी तत्व की मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बी। परमाणु क्रमांक कितना है? 6, और ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों को भी बताता है, तो 6 सवाल हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन पूछता तो दोस्तों न्यूट्रॉन हो जाते इसमें 12 में से 6 घटाते 6 न्यूट्रॉन हो जाते। इलेक्ट्रॉन कितने होते? आपने पढ़ा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाते हैं आपके, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों सभी तेल किसके बने होते हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जितने भी तेल हैं वो किसके बने होंगे? तो सभी तेल हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो एसिड, ये भी आप याद रखें। और प्रोटीन दिवस कब होता है? प्रोटीन दिवस होता है आपका 27 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों प्रोटीन के मेल नरिशमेंट से 2 रोग होते हैं। एक होता है आपका मरेस्मस रोग होता है, और एक होता है आपका क्वासियोरकोर और मरेस्मस रोग, ये किससे होता है? दोस्तों क्वासियोरकोर और मरेस्मस रोग जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन के कमी से, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? दोस्तों प्रोटीन का मेन काम है हमारे शरीर में ऊतकों को रिपेयर करना, ऊतकों की मरम्मत करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लेज या चिप्स के जो पैकेट होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा किस गैस की? नाइट्रोजन की। 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को आप बल्ब में भी भर सकते हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ ग्रीन हाउस गैस देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये मतलब कुछ ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जल वाष्प भी होती है, वाटर वेपर। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में जाके अपना एक अलग प्रकार का लेयर बना लें और फिर बाद में पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर दें, उनको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेज। याद रखना इसके बारे में। यहाँ पे आप एक डायग्राम में समझ सकते हैं, जो डायग्राम बना हुआ है ये पूरा ग्रीन हाउस को समझाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं? नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर। हैमबर्गर परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हैमबर्गर परिघटना क्या होती है? हैमबर्गर परिघटना इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ऑप्शन बी, क्लोराइड शिफ्ट। अगर आपसे पूछे कि हैमबर्ग परिघटना क्या है, दोस्तों क्या है? देखो, जब हमारे ब्लड में हमारा जो खून होता है, जब हमारे खून में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइकार्बोनेट के रूप में जमा होने लगे, CO2 किसके रूप में जमा होने लगे? बाइकार्बोनेट के रूप में। तो क्या होगा दोस्तों, जब CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है तो इस दौरान हमारे शरीर में जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन की संख्या RBC में बढ़ जाती है। अब जब पोटेशियम आयन की संख्या बढ़ी तो ये प्लाज्मा के साथ में क्या होगी? प्लाज्मा के साथ में जाके बंधेगी। अब पोटेशियम आयन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? हाई हो सकता है। तो पोटेशियम आयन की मात्रा को संतुलित करने के लिए हमारे प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आते हैं, और क्लोराइड आयन जब पोटेशियम आयन से मिलते हैं, क्लोराइड आयन माइनस के होते हैं और ये प्लस के होते हैं, तो ये बना लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड मिलने से हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में आयनिक संतुलन, जो आयनिक बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है, और आयनिक संतुलन होने से हमारे शरीर में कोई भी फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आप याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड में बहती है तो हमारे ब्लड में पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और इसी पोटेशियम आयन सांद्रता को साम्य मतलब इक्वल करने के लिए हमारे प्लाज्मा से क्लोराइड आयन निकलते हैं, और क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन मिलकर क्या बनाते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। यही घटना क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी। और इसका दूसरा नाम क्या है? हैमबर्गर परिघटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है?
दोस्तों ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया कौन सा नहीं करता, मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो जल नहीं सकता। क्लोरीन जल सकती है, नाइट्रोजन जल सकती है, लेकिन हीलियम, दोस्तों हीलियम एक अक्रिय गैस है, एक मतलब कैसी है, शून्य समूह की गैस है। तो आप याद रखिएगा हीलियम ऑक्सीजन पर क्रिया नहीं करता, याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे या जो एरोप्लेन के टायर होते हैं, एरोप्लेन के टायर में भी हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी है, मतलब कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। दोस्तों उभयधर्मी का मतलब क्या है, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब है कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के साथ लवण बनाने की क्षमता होती है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया करें और क्षार के साथ भी क्रिया करें, उनको बोलेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखना जो आपकी ये जो पीली सर्कल लाइन हो रही है आप देख सकते हैं, बेरिलियम है आपका, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, सॉरी जर्मेनियम नहीं, गैलियम। ये वाला जो भाग है ना पूरा, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये वाला भाग, ये जो पूरा भाग है आपका, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के है, जिसमें बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं, तो ये आप याद रखें। और देखो यहाँ पे एक रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, ये आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और ये अम्ल के साथ क्रिया करके बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अम्ल क्या है, HCl, एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड है और ये क्षार के साथ में क्रिया करके बना रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये है आपका सोडियम, मतलब यहाँ पे बनाया इसने लवण। देखो यहाँ पे क्या था, आपका क्षार था NaOH और यहाँ पे आपका अम्ल था। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक को ही कहा जाता है उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। याद रखना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद रखना। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद रखिएगा पूरे उसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है आपका एल्यूमिनियम। सोडियम लिखा गया दोस्तों, सोडियम मिट्टी के तेल में रखी जाती है धातु, ये आप याद रखना। सोडियम कहाँ रखी जाती है, मिट्टी के तेल में। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, जवाब होगा सोडियम। अच्छा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बताना है, सिल्वर का कौन सा यौगिक कृत्रिम वर्षा करता है। सिल्वर का कौन सा यौगिक कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग करने में प्रयोग किया जाता है, ये कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ताप विद्युत केंद्र का प्रमुख गैस या प्रदूषक क्या है। दोस्तों ताप विद्युत केंद्र का मतलब क्या है, जहां पर कोयले को जलाकर गैस बन रही हो। यही तो है, जब कोयले को जला के हम गैस बनाएंगे तो ताप विद्युत केंद्र में सबसे मुख्य प्रदूषक गैस, प्रदूषक बतानी है, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये ताप विद्युत केंद्र का प्रमुख गैस या प्रदूषक है। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दम घोटने वाली गैस भी है, हवा से भारी होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करती है तो ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड आपके अम्ल या वर्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। जो एसिडिक रेनफॉल होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी अम्लीय वर्षा करती है। तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों अम्लीय वर्षा करती हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया। अमोनिया जो होती है दोस्तों, अमोनिया का सूत्र है NH3 और अमोनिया जो होती है क्षारीय होती है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, ये भी आप याद रखें। जो टॉयलेट होते हैं या जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम के पास आपकी नाक में एक चुभन पैदा करती है वो गैस, वो अमोनिया ही होती है। याद रखना इसके बारे में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है, अमोनिया की खोज किसने की थी। अमोनिया की खोज किसने की थी ये आप बताइएगा कमेंट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। दोस्तों जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विपरीत चक्रण। दोस्तों अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पूरा नाम था जे टॉमसन। जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप याद रखना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम।
माइनस के 19 कूलाम होता है, ये आप याद रखना। और हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो माइनस में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके चक्रण की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसको ऐसे समझे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्या कारण है कि बरसात के मौसम में नमक गीला हो जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, जो सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक है उसको खुली हवा में छोड़ने पर ये उससे नमी सोख लेता है। और क्यों? क्योंकि नमक में अशुद्धि के रूप में एक अशुद्धि होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। ये क्या करेगी, ये खुली हवा से नमी को सोख लेती है, और नमी को सोख लेने के कारण नमक क्या होता है, गीला हो जाता है। तो गीला हो जाता है, किसकी अशुद्धि है फिर ये? मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण जो खाने का नमक है वो बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बरसात ये क्षोभ मंडल में होती है, मतलब वायुमंडल के कौन से परत की घटना है बरसात होना, तो ये क्षोभ मंडल में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि आइसोहाइट क्या होती है? आइसोहाइट मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है मौसम। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? जेनेवा में। और भारत का कहाँ पर है दोस्तों भारत का जो मौसम विज्ञान संगठन है वो है आपका नई दिल्ली में। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मैं आज क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने न्यूज़ पढ़ी अभी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 4 से 5 दिन में उत्तर भारत में शीतलहर स्टार्ट हो जाएगी। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है 4 से 5 दिन के अंदर। तो ये आप बचाव करके रखिएगा अपने आप ही, और अपने आप को मेंटेन रखिएगा, क्योंकि शीतलहर की वार्निंग हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है ये दे चुका है। आने कल या परसों से उत्तर भारत में, मेनली यूपी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो उत्तर भारत के जो राज्य में शीतलहर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने आप को बचा के रखिएगा ठंड से। दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होगा? खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हार्ट प्रेशर में प्रयुक्त विघटन नाभिक कौन सा होता है? मतलब हार्ट प्रेशर में हम क्या लगाते हैं दोस्तों? कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव चीज होती है जिसमें हार्ट प्रेशर लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है हार्ट प्रेशर में, ये आप याद रखना। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रेडियम। क्या आपको पता है कि रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी 2 व्यक्तियों ने, जिनमें से एक महिला है आपकी, वो है आपका वो था आपका, एक था मैरी क्यूरी और उनके पति, क्या नाम था इनके पति का? इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। तो मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी, ये आप याद रखना। कब की थी? 1902 में, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, कौन से अयस्क से की थी? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी आपकी पिच ब्लेंडे से। पिच ब्लेंड एक और होता है, ये आप याद रखना। पिच ब्लेंड और से इन्होंने खोज की थी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों ड्यूटेरियम लिखा गया है, ड्यूटेरियम इसको लिखते हैं 1H2 के रूप में, ड्यूटेरियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आप याद ना, हार्ट प्रेशर में कौन सा रेडियो एक्टिव प्रयुक्त होता है? यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 28। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों अगर इसकी जगह अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग नहीं कर रहे तो आप क्लोरीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। पेयजल के कीटाणु इससे मर जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि पेयजल या आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप याद रखना, आशुद्ध जल का पीएच मान है 7। आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कोलीफॉर्म गणना क्या होती है, कोलीफॉर्म गणना क्या है? दोस्तों जल में मल संदूषण या मल प्रदूषण की गणना करना कोलीफॉर्म गणना कहलाती है। याद रखना, कोलीफॉर्म गणना के द्वारा जो प्रदूषित जल है उसमें मल संदूषण की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या कहा गया है? ईथर
दोस्तों ईथर में कौन सा समूह होता है, ईथर में होता है ये वाला समूह। कीटोन में जो समूह होता है, कीटोन में होता है ये वाला समूह। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO एल्डिहाइड होता है। और एस्टर कौन से होते हैं, एस्टर होते हैं COOR। तो ये आप याद रखना। तो इसका दोबारा देख लेते हैं। ईथर, ईथर में O ग्रुप, कीटोन में CO ग्रुप, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप और एस्टर में COOR ग्रुप। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों, इसका सही जवाब बनेगा आपका, इसका सही जवाब बनेगा पहले का 4 और दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का 2, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो यहाँ पे आप देखें 4 3 1 2, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। दोस्तों सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है ये हमें बताना है। दोस्तों सबसे जो आम किस्म है या नॉर्मल किस्म है कोयले की वो होता है बिटुमिनस, ऑप्शन ए बिटुमिनस, ये सामान्य किस्म का कोयला है। इसका प्रयोग इंजन में ईंधन के रूप में कोल गैस बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कोयले की किस्मों की, तो कोयले की 4 किस्में हैं, ABLP, ये आप याद रखना। AB ये L है, LP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट, सबसे बेकार क्वालिटी पीत कोयले की होती है। दोस्तों कोयला कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है, याद रखना, पूछता है आपके एग्जाम में। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में झरिया और रानीगंज क्यों प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया है और पश्चिम बंगाल का रानीगंज है, ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कोयला क्षेत्र है भारत के। तो ये आप याद रखना, झारखंड का झरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। बाकी नवेली भी याद रखना, नवेली तमिलनाडु में है और नवेली में लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों। तो ये 30 प्रश्न थे आपके आज के साइंस स्पेशल। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिससे मुझे ये आभास रहेगा कि आप सेशन को पसंद कर रहे हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। अगला मॉक टेस्ट होगा साइंस स्पेशल, और ये फास्ट रिवीजन रखूंगा SSC GD के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट। मिलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।